हेलो फ्रेंड्स, तो आगे अपन ने पढ़ा था, लास्ट टॉपिक अपन ने पढ़ा था विवर्तन। ठीक है, तो अपन वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, तरंग प्रकाश की। इसमें तीन बड़े टॉपिक हैं, एक है व्यतिकरण, दूसरा विवर्तन और तीसरा है ध्रुवन। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे ध्रुवन को। तो आज का टॉपिक है प्रकाश का ध्रुवन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवन। तो ध्रुवन को समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊं। बेसिक क्या? प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। कौन कौन सी? तरंग प्रकृति और कणीय प्रकृति। प्रकाश कणों के रूप में भी संचरित होता है, कण मतलब सरल रेखा या किरण के रूप में भी संचरित होता है, और प्रकाश तरंग के रूप में भी संचरित होता है नहीं। तो प्रकाश की द्वैत प्रकृति मानी गई है, लेकिन अभी भी इस बात पर खोज चल रही है कि प्रकाश की एक्चुअल प्रकृति जो है, एक्चुअल नेचर है, वो क्या है। अभी तक द्वैत प्रकृति मानी गई है। जैसे साधारण घटनाएं जो है अपनी, परावर्तन, अपवर्तन, इनको समझाने के लिए तो प्रकाश की प्रकृति किरण प्रकृति मानी गई है, और जो व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन, इनको समझाने के लिए कैसी मानी गई? तरंग प्रकृति मानी गई है। तो प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। अब तरंग प्रकृति की बात करें तो एक मैक्सवेल नाम के वैज्ञानिक थे। तो मैक्सवेल नाम के वैज्ञानिक ने विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज की थी। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, वैद्युत चुंबकीय जो तरंगें होती हैं, वो किस प्रकार की होती हैं? देखो आप कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश एक दूसरे के लंबवत कंपन करते रहते हैं। तो आप देखना मैं कैसे बना रहा हूँ, ये इस तरीके से, ये समझ पा रहे हो आप? इसमें मैं क्या कह रहा हूँ कि ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। तो वाई अक्ष के समांतर इस तरीके से ये जो कंपन हो रहे हैं, वाई अक्ष के समांतर ये जो कंपन हो रहे हैं, इन्हें बोला जाता है, इन्हें अपन मान के चलेंगे विद्युत क्षेत्र सदिश ई, वेक्टर ई, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र सदिश। और जेड अक्ष के समांतर ये जो कंपन होंगे ऐसे, ये जो मैंने सदिश दिखाए हैं ऐसे, तो जेड अक्ष के समांतर ये जो सदिश दिखाएं, इनको हम मान के चलते हैं चुंबकीय क्षेत्र सदिश। चुंबकीय क्षेत्र को बी से व्यक्त करते हैं, तो वी वेक्टर लिखेंगे। तो आप समझ पा रहे हो, ये विद्युत क्षेत्र सदिश हैं जो वाई अक्ष के समांतर कंपन कर रहे हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र सदिश हैं जो जेड अक्ष के समांतर कंपन कर रहे हैं। वाई अक्ष और जेड अक्ष परस्पर लंबवत होते हैं, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र भी परस्पर लंबवत हो गए। तो मैक्सवेल नाम के वैज्ञानिक ने ये खोज की थी, किसकी बताओ? विद्युत चुंबकीय तरंगों की। और विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं? ऐसी तरंगें जिनमें विद्युत क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश परस्पर लंबवत कंपन करते हैं, और तरंग संचरण की दिशा इन दोनों सदिशों के लंबवत होती है। ये कौन सी दिशा है बताओ? तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा, बोलो है? तो ये तरंग संचरण की दिशा है जो इन दोनों सदिशों के क्या रहती है बताओ? लंबवत रहती है। कुल मिला के विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन, चुंबकीय क्षेत्र सदिश के कंपन और तरंग संचरण की दिशा, तीनों जो हैं वो परस्पर लंबवत होते हैं। तीनों के तीनों परस्पर लंबवत होते हैं, बोलो होते हैं नहीं? तो ये तीनों लंबवत होते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों में। तो ये क्या है बताओ? विद्युत चुंबकीय तरंग। अब जो प्रकाश तरंगें होती है, प्रकाश तरंगें भी एक प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। प्रकाश तरंगें भी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, या ऐसे कह सकते हैं कि प्रकाश चुंबकीय तरंगों में विद्युत चुंबकीय तरंगों के ही गुण पाए जाते हैं। तो प्रकाश तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें ही हैं या नहीं? तो जो प्रकाश तरंगें हैं वो भी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं या नहीं? अब इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं, उन सभी घटनाओं के लिए केवल विद्युत क्षेत्र सदिश ही उत्तरदायी होता है। चुंबकीय क्षेत्र सदिश का कोई रोल नहीं होता प्रकाशिक घटनाओं के लिए। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि जितनी भी प्रकाशिक घटनाएं होती हैं, उन सभी प्रकाशिक घटनाओं में विद्युत क्षेत्र सदिश का जो विद्युत क्षेत्र सदिश है वही उत्तरदायी होता है, चुंबकीय क्षेत्र सदिश उत्तरदायी नहीं होता है। तो जो विद्युत क्षेत्र सदिश है वो उत्तरदायी होता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र सदिश को ही प्रकाश सदिश भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो विद्युत क्षेत्र सदिश है, इस विद्युत क्षेत्र सदिश को ही प्रकाश सदिश भी कहा जाता है, ई को। ठीक है, ये क्या, इसको क्या कहते हैं? लाइट वेक्टर, प्रकाश सदिश भी कहते हैं। ठीक है, ओके।
तो जितनी भी अपन प्रकाश से संबंधित घटनाएं पढ़ेंगे उन सब में अपन किस पे ध्यान देंगे, केवल विद्युत क्षेत्र सदिश पे। चुंबकीय क्षेत्र सदिश का कोई रोल नहीं है, कंपन तो करते हैं पर इसका कोई रोल नहीं है प्रकाशिक घटनाओं में, तो केवल इस पे ध्यान देंगे। अब देखो, अब आगे बात करते हैं अपन अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश क्या होता है? अध्रुवित प्रकाश, तो आप देखो ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग आ रही है या ये जो प्रकाश तरंग इधर आ रही है, इस तरंग को अगर ऐसे देखो आप इस तरफ से यूँ, तो आप देख पाओगे कि देखो विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन है ऐसे लंबवत। तो ये कंपन कैसे होते हैं आप देखना, यूँ है तो विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन कैसे होते हैं, यूँ लंबवत होते हैं, फिर ऐसे घूमते जाते हैं, यूँ चारों तरफ होते हैं सभी संभव दिशाओं में, फिर ऐसे घूमते जाएंगे, फिर वापस ऊपर आ जाएंगे, ऐसे समझ पा रहे हो? जैसे यूँ तरंग यूँ जा रही है तो विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन यूँ होंगे, यूँ फिर ऐसे घूमते जाएंगे, यूँ फिर ऐसे 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 घूमते जाएंगे और फिर यूँ आएंगे। तो अब जब आप सामने से देखोगे तो आपको ये कंपन कैसे दिखाई देंगे, चारों तरफ दिखाई देंगे। तो अगर आप ऐसे सामने से देखोगे इस तरीके से, तो सामने से देखोगे तो ये कंपन कैसे दिखाई देंगे आपको बताओ? ऐसे कंपन दिखाई देंगे, देखिए आप दिखाई देंगे या नहीं, इस तरीके के। आप देख रहे हो विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन यूँ लंबवत हैं, फिर यूँ घूम रहे हैं, यूँ घूम रहे हैं, यूँ घूम रहे हैं। तो सामने से देखें तो इधर भी दिखाई देंगे, इधर भी दिखाई देंगे, इधर भी सब जगह दिखाई देंगे। तो सामने दिखेंगे इस तरीके से दिखाई देंगे। तो ऐसा प्रकाश क्या कहलाता है? अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश की परिभाषा क्या हो गई बताओ? कि ऐसा प्रकाश जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिशों के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी संभव दिशाओं में पाए जाते हों। ऐसा प्रकाश जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिशों के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी संभव दिशाओं में पाए जाते हों। ठीक है, ये जो है ये प्रकाश, ये क्या कहलाता है? अध्रुवित प्रकाश। तो अध्रुवित प्रकाश को ऐसे दिखाते हैं डायग्राम में। दूसरा ऐसे भी व्यक्त करते हैं, जैसे ये तरंग संचरण की दिशा है तो इस तरह के कंपन बनाएंगे यूँ। इन कंपनों को बोलते हैं कागज़ के तल के समांतर कंपन। ये कागज़ का तल है, इसके समांतर कंपन। और एक यहीं पे बनाए जाएंगे ऐसे डॉट। तो ये डॉट किसको व्यक्त करता है? कागज़ के तल के लंबवत कंपन। तरंग तो इधर जा रही है, तो ये है कागज़ के तल के लंबवत कंपन और ये कागज़ के तल के समांतर कंपन। तो इस तरह से भी व्यक्त करते हैं ध्रुवित प्रकाश को। इसका मतलब होता है कि समांतर भी है, लंबवत भी है, मतलब सभी संभव दिशाओं में कंपन विद्यमान है। तो अध्रुवित प्रकाश को इन दो तरीकों से व्यक्त किया जाता है। परिभाषा क्या है? ऐसा प्रकाश जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी संभव दिशाओं में पाए जाते हों। कैसा कहलाता है? अध्रुवित प्रकाश। उसके बाद यदि अपन बात करें ध्रुवण या ध्रुवित प्रकाश। ध्रुवण एक घटना है और ध्रुवित प्रकाश क्या है ये मैं बता रहा हूँ अभी। देखो, तो यदि कोई ऐसी प्रक्रिया लगाई जाए जिसमें ये विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन जो है वो एक निश्चित दिशा में या निश्चित तल में सीमित हो जाए, मतलब या तो एक निश्चित दिशा में ही कंपन करें या फिर एक निश्चित तल में ही कंपन करें। ठीक है, तो ये ऐसी कोई प्रक्रिया या ऐसी कोई विधि जिसकी सहायता से अध्रुवित प्रकाश में जो विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन है वो एक निश्चित दिशा में या फिर एक निश्चित तल में सीमित हो जाएं। जैसे आप समझ रहे हो ये एक तल है समतल, तो जितने भी कंपन हैं वो इसी में सीमित हो जाएं, मतलब इस तल में ही रहें, केवल ये वाले ही रहें, ये वाले ना हो। ठीक है, तो कोई ऐसी विधि है, ऐसी प्रक्रिया जिसकी सहायता से अध्रुवित प्रकाश के विद्युत क्षेत्र सदिशों के कंपनों को एक निश्चित दिशा या निश्चित तल में सीमित कर दिया जाए, उस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं प्रकाश का ध्रुवण। और इस प्रक्रिया से जो प्राप्त प्रकाश है उस प्रकाश को अपन बोलेंगे ध्रुवित प्रकाश, पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो ध्रुवित प्रकाश होगा। तो ध्रुवित प्रकाश कैसा होगा आप देखना, जैसे तरंग इस तरफ जा रही है, इसमें केवल कागज़ के तल के समांतर वाले कंपन उपस्थित हैं, या तरंग इधर जा रही है, इसमें केवल कागज़ के तल के लंबवत वाले कंपन उपस्थित हैं, लंबवत वाले। तो अगर केवल समांतर वाले कंपन उपस्थित हैं या केवल लंबवत वाले कंपन उपस्थित हैं तो ऐसा प्रकाश क्या कहलाता है बताओ?
ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। हमने कोई ऐसी प्रक्रिया लगाई जिससे इसके कंपन केवल एक ही दिशा में या एक ही तल में सीमित हो गए, तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश बोलते हैं इसको। या तो ध्रुवित प्रकाश बोलो या समतल ध्रुवित प्रकाश, ठीक है। और इसको बोलते हैं कागज़ के तल के समांतर कंपन, और ये होते हैं कागज़ के तल के लंबवत कंपन। और दोनों एक साथ हों तो ये प्रकाश कैसा हो जाता है? अध्रुवित प्रकाश, ठीक है। तो ये आपके समझ में आया, अध्रुवित प्रकाश, ध्रुवण और ध्रुवित प्रकाश। इसी को आगे बढ़ाएं। आगे आता है आपके पास कंपन तल और ध्रुवण तल। तो कंपन तल क्या होगा आप देखना। जैसे आपके पास ये समतल ध्रुवित प्रकाश है, ये ध्रुवित प्रकाश है, तो एक ऐसा काल्पनिक समतल, एक ऐसा काल्पनिक तल जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन विद्यमान हो और तरंग संचरण की दिशा भी विद्यमान हो। एक ऐसा काल्पनिक तल या समतल जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन विद्यमान हो और तरंग संचरण की दिशा भी विद्यमान हो, क्या कहलाता है? कंपन तल, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, कंपन तल कहलाता है, ठीक है। एक आता है ध्रुवण तल। तो ध्रुवण तल क्या होगा? इस कंपन तल के लंबवत एक तल, लंबवत मतलब ऐसे 90 डिग्री पे यूं ऐसे, तो इस कंपन तल के लंबवत, जैसे आप एज्यूम करें ये मैंने बनाया 3D डायग्राम ऐसा कुछ, देख पा रहे हो आप? ये ऐसे कुछ बनेगा, है ना? ये लंबवत होगा या नहीं? आप समझ पा रहे हो? ऐसे रखा हुआ यूं लंबवत। तो कंपन तल के लंबवत एक तल जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन शून्य हो। बताओ इसमें कोई कंपन हो रहा है? यूं इस तरीके से तो कोई कंपन नहीं हो रहा है। कंपन कैसे हो रहे हैं? कागज़ के तल के समांतर। और तल कैसे लिया है? कागज़ के तल के लंबवत। तो लंबवत कंपन तो यहाँ उपस्थित है ही नहीं। तो एक ऐसा तल जो कंपन तल के लंबवत हो और उसमें विद्युत क्षेत्र सदिशों के कंपन शून्य हो जाएं, या विद्युत क्षेत्र सदिश का परिमाण शून्य हो जाए, लेकिन उसमें तरंग संचरण की दिशा विद्यमान हो, तो वो क्या कहलाएगा? बताओ, ध्रुवण तल, ठीक है। कंपन तल में तो क्या होता है? देखो दोनों में बेसिक अंतर क्या है? दोनों ही तलों में तरंग संचरण की दिशा विद्यमान है, लेकिन कंपन तल में विद्युत क्षेत्र सदिश जो है वो कंपन करते हैं और उसी में सीमित रहते हैं, जबकि ध्रुवण तल में विद्युत क्षेत्र सदिशों का परिमाण शून्य होता है। मतलब ध्रुवण तल में कोई भी विद्युत क्षेत्र सदिश का कंपन नहीं होता है, तो ये आपके पास कहलाता है ध्रुवण तल, और ये होगा आपके पास कंपन तल। तो ये अपन पढ़ रहे हैं प्रकाश का ध्रुवण। तो प्रकाश का ध्रुवण को यदि आगे बढ़ाएं तो इसमें अपन आगे सीखेंगे ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियाँ, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियाँ। तो ये जो विधियाँ हैं, इसमें पहली विधि आएगी परावर्तन द्वारा। प्रकाश के परावर्तन से समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना है। मतलब अध्रुवित प्रकाश आपके पास होगा, उसको किस में बदलना है? ध्रुवित प्रकाश में बदलना है नहीं। तो परावर्तन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना है। दूसरा, अपवर्तन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना है। तीसरा, द्विअपवर्तन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना है। चौथा, द्विवर्णता द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना है। और भी होता है, प्रकीर्णन द्वारा भी होता है, लेकिन वो शायद आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करें इसमें अपन स्टार्ट करते हैं क्या? परावर्तन द्वारा ध्रुवण कैसे होता है। तो परावर्तन द्वारा ध्रुवण को आप समझना, ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त करेंगे। तो पहली विधि आती है परावर्तन द्वारा ध्रुवण। परावर्तन द्वारा ध्रुवण, ठीक है। तो परावर्तन द्वारा ध्रुवण कैसे होगा? देखो आप, हमने ये एक कांच की पट्टिका ले ली और ऊपर हवा है, तो ये माध्यम μ1 और ये आपका माध्यम हो गया μ2। अब जब इस पे सूर्य से आने वाला प्रकाश, जिसे अध्रुवित प्रकाश कहते हैं, सूर्य से कैसा प्रकाश प्राप्त होता है? हमें अध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है नहीं?
तो मान लो कि सूर्य से आने वाला प्रकाश इस पे आपतित हो रहा है, मतलब अध्रुवित प्रकाश इस पे आपतित हो रहा है, ऐसे बोलो हो रहा है या नहीं? तो आप समझ पा रहे हो, मैंने दो तरह के कंपन बनाए हैं यहाँ, कागज़ के तल के समांतर भी है और कागज़ के तल के लंबवत भी है। तो ये कैसा प्रकाश है बताओ? अध्रुवित प्रकाश। तो जब अध्रुवित प्रकाश किसी माध्यम में प्रवेश करता है, किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो यहाँ पे जाके माध्यम की सतह पे जाके इसका अधिकतर भाग तो परावर्तित हो जाता है और शेष भाग जो है वो पारगमित हो जाता है या अपवर्तित हो जाता है। अधिकतर भाग तो परावर्तित हो जाता है, शेष भाग पारगमित या अपवर्तित हो जाता है। जब कांच की बात कर रहे हैं, कांच है तो इस पर जब प्रकाश आपतित होगा तो ज़्यादातर भाग तो इससे टकरा के परावर्तित हो जाएगा, लेकिन कुछ भाग इसमें पारगमित मतलब प्रवेश कर जाता है, दूसरे माध्यम में चला जाता है या उसका अपवर्तन हो जाता है नहीं। अब इसको नीचे वाले पोर्शन को छोड़ो, ऊपर समझें कि ये जो आपको परावर्तित प्रकाश मिलता है, ये परावर्तित प्रकाश आपको कैसा प्राप्त होता है? आंशिक ध्रुवित। कैसा प्राप्त होता है बताइए? आंशिक ध्रुवित प्राप्त होता है। आंशिक ध्रुवित का मतलब हो गया थोड़ा बहुत ध्रुवन इसका हो गया है। आंशिक ध्रुवित का मतलब ऐसा कह सकते हो कि ये जो कागज़ के तल के लंबवत वाले जो कंपन है वो तो पूरी तरीके से विद्यमान है, और कागज़ के तल के समांतर वाले जो कंपन है वो इसकी तुलना में क्या हो गए बताओ? कम हो गए। तो मतलब ध्रुवन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, एक प्रकार के कंपन गायब होने लगे, तो आंशिक ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। अब देखो, ये जो परावर्तित प्रकाश है, ये परावर्तित प्रकाश का ध्रुवन जो है वो आपतन कोण पे निर्भर करता है। ये जो आपतन कोण है I, ठीक है, प्रयोगों से देखा गया है कि परावर्तित प्रकाश का ध्रुवन आपतन कोण पे निर्भर करता है। मतलब आपतन कोण को परिवर्तित करते हो तो यहाँ पे ध्रुवन की मात्रा भी परिवर्तित होती है। तो यदि इस आपतन कोण का मान परिवर्तित करके देखा जाए, कम ज़्यादा किया जाए, तो यहाँ पे ध्रुवन की मात्रा भी क्या होगी बताओ? कम ज़्यादा होगी। तो इसको अलग अलग कोण पे सेट करके देखें तो आपतन कोण का एक ऐसा मान ढूंढो जिस मान पर, मतलब आपतन कोण का एक ऐसा मान जिस पर ये परावर्तित प्रकाश कैसा प्राप्त होगा आपको बताओ? पूर्णतः समतल ध्रुवित प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा बताओ? पूर्णतः। आपतन कोण के मान को घटा बढ़ा के देखो तो आपतन कोण का एक मान ऐसा मिलेगा जिस पे ये परावर्तित प्रकाश कैसा हो जाएगा बताओ? पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाएगा। बोलो हो जाएगा या नहीं? तो ये परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाएगा। तो आपतन कोण का वह मान जिस पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाए उसे अपन IP से व्यक्त करेंगे, और IP को बोलेंगे एंगल ऑफ पोलराइजेशन, मतलब ध्रुवण कोण, है ना। आपतन कोण का वह मान जिस पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित प्राप्त हो, ध्रुवित या समतल ध्रुवित भी बोल सकते हैं, तो पूर्णतः ध्रुवित प्राप्त हो, ठीक है। तो वह कोण क्या कहलाता है? ध्रुवन कोण। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये आपके पास हो गया ध्रुवन कोण। फिर एक वैज्ञानिक था ब्रूस्टर।